हाँ भाई, गुड आफ्टरनून। आज हम ट्रेड शुरू करेंगे। टेक्निकल ट्रेड, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू करेंगे टेक्निकल ट्रेड का। बड़े मुश्किल से आ रहे हो। हाँ, चलो। और टेक्निकल ऐसा है कि आपको सब समझ में आएगा जितना भी मैं पढ़ूंगा, लेकिन इसमें एक डिसिप्लिन चाहिए होता है। यानी कि आपको वापस घर जाके चीज़ों को पढ़ना है। एक बार से आधा घंटा 1 घंटे के लिए रीडिंग मारना है। यदि आप लगातार लंबे समय तक आपने घर जाके टेक्निकल नहीं पढ़ा है तो फिर थोड़े समय बाद टेक्निकल समझ में आना बंद हो जाएगा, क्योंकि लेवल आप बढ़ता जाएगा ना भाई। आप जो बेसिक वाला पहले क्लियर करोगे नहीं। ये है एकदम कॉन्सेप्ट होता है। ये एक कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई आगे बढ़ती है। एकदम से बीच में कुछ नहीं होता है, कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई आगे चलती है। जैसे रीजनिंग में तो कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से कोई संबंध है नहीं। यहाँ पर पूरा संबंध ही संबंध है लास्ट तक ही, तो एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो उसको बड़ा ध्यान से देखना है। क्लियर? चलो, अब हमारे पास इलेक्ट्रीशियन में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला चैप्टर है आवेश एवं स्थिर वैद्युतिकी। इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रिक मैकेनिक सबके कॉमन ही टॉपिक है, आवेश एवं स्थिर वैद्युतिकी। तो सबसे पहले हम आवेश से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे? आ- आवेश। आवेश यानी चार्ज। आवेश एवं स्थिर वैद्युतिकी। एक्चुअल में क्या है कि आवेश के बारे में जो सबसे पहले जिन्होंने जानकारी हमें प्रदान की है वो थे थेल्स वैज्ञानिक। और थेल्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। अब क्यों घूम रहे हो? बैठ जाओ ना कहीं, तो दूसरी जगह बैठ जाओ। इतनी सारी जगह पड़ी है। जब जगह पड़ी है तब तो आपको टेढ़ा मेढ़ा होना पड़ता है। कुछ बैचों में जाओ जहाँ 6 नंबर हॉल में, वहाँ जगह होती नहीं है, जो जगह हो जाती है बैठ जाते हैं। जगह पड़ी है, कहीं बैठ जाओ बस। हाँ, आवेश एवं स्थिर वैद्युतिकी। चलो, आवेश के बारे में सबसे पहले जिन्होंने अध्ययन किया था, जिन्होंने पहले हमें बताया था, उस वैज्ञानिक का नाम था थेल्स। और थेल्स ने क्या बताया था? थेल्स क्या है, कैसे बैठे बैठे बातें करने वाला आदमी था। इसने कोई ऐसे कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि कोई साइंटिस्ट था, ऐसा कुछ नहीं था। दार्शनिक था। और हम दार्शनिक की बात का तब तक खंडन नहीं करते हैं जब तक कि हमारे पास प्रमाण नहीं होता है। हम कहते हैं फलाना जी कह के गए हैं, वो वाला मामला ना, वही है दार्शनिक। जैसे मान लो पहले किसी ने कहा होगा कि देखो कि पृथ्वी है बीच में, चारों ओर चक्कर लगा रहे सूरज और चंद्रमा। तो इस बात का खंडन कोई कैसे करेगा? जब कोई प्रमाण देगा तभी तो खंडन करेगा। तब तो सबको माननी पड़ेगी। तब तक तो कहेंगे यही है जो सब जानते हैं, बाकियों को तो पता भी नहीं है। तो यही दार्शनिक के साथ विशेष रूप से होता है। दार्शनिक कौन होते हैं? हम कैसे, क्यों आए हैं, क्या करेंगे, क्यों जाएंगे, वो होता है, वो दार्शनिक होते हैं। ऐसे सोचते हैं, इंटेलेक्चुअल, बहुत हाई लेवल की सोचते हैं। तो ये भी दार्शनिक थे। इनका ये मानना था कि कोई भी चीज है इस ब्रह्मांड के अंदर जो बनी हुई है वो सब पानी से बनी हुई है। पानी से ही मिट्टी मिट्टी आई, मिट्टी और पानी मिल जाते हैं तो जीव बन जाते हैं। और जीव जब खत्म होता है तो वापस मिट्टी और पानी बन जाता है। सब कुछ उन्होंने कहा यही चक्कर चल रहा है और कुछ नहीं है। सब कुछ है पानी। पानी ऊपर गया, बादल बने, वापस आ गए पानी। चारों ओर क्या है? पानी पानी है। और पृथ्वी भी उसी में ही है। तो उन्होंने कहा सब कुछ जो है आधार, सब चीजों का आधार क्या है? एक ही है, पानी। इनका ये माना। बाद में पता चला आधार है जो पृथ्वी भी है, बाद में पता चला आधार है जो अग्नि भी है। 5 तत्व हो गए ना। शुरू में एक तत्व मानते थे, फिर 2 तत्व, इस प्रकार 5 तत्व से मिलकर शरीर बनता है। तो ये उस टाइप से थे। ये मिलेट्स के रहने वाले थे, जहां 7 सप्तऋषि नाम से जाने जाते थे। उनमें भी एक ये ऋषि थे, सप्तऋषि। और किसी भी दार्शनिक की बातों को खंडन तब तक नहीं किया जाता जब तक हमारे पास कोई प्रमुख कारण ना हो। जैसे सबसे पहले जिसके बारे में, परमाणु के बारे में किसी ने बताया था, तो उन्होंने कहा एक परमाणु है जो अविभाज्य है।
जिसको विभाजन नहीं किया जा सकता वही तो परमाणु है। परमाणु का मतलब ही है अविभाज्य। वो तो बाद में, काफी सालों के बाद में एक बंदा आया, उसने कहा नहीं इसको भी विभाजन होगा, इसमें प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। वो कहने वाले तो चले गए, लेकिन बाद में खंडन हुआ ना। इसी प्रकार आगे से आगे हर चीजों के जब तक पता चलेगा तब तक खंडन होता जाएगा और हमें जानकारी। अभी जैसे मान लो हमारे पास है कि पृथ्वी के एक ही कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा, और कोई से उपग्रह हमने देखा ही नहीं है, न कोई है। इसी प्रकार अलग अलग ग्रहों के भी उपग्रह उनके खोजे जा रहे हैं कि नहीं खोजे जा रहे हैं। तो जैसे जैसे पता चलेगा वैसे वैसे बताते जाएंगे। शुरू में तो देखो कि ग्रह भी नहीं दिखते थे, शुक्र ग्रह दिखता था और बस पृथ्वी थी। मंगल भी देख लेता कोई तरीके से, दूरबीन के द्वारा देखा गया। पहला ग्रह बृहस्पति था। धीरे धीरे अध्ययन करते गए, ब्रह्मांड बड़ा होता गया। तो ये एक प्रकार के दार्शनिक थे, और दार्शनिक के साथ साथ ये गणितज्ञ भी थे। ये दार्शनिक भी हैं, गणितज्ञ भी हैं, और वैज्ञानिक भी आप इसे कह सकते हैं। गणितज्ञ क्या है कि गणित में आप पढ़ते हो एक थेल्स प्रमेय होता है। क्या होता है? थेल्स प्रमेय होता है क्या? थेल्स प्रमेय होता है कि भाई कोई सर्कल है, एक सर्कल के जो व्यास के दोनों सिरों से परिधि पर कोण सदैव कितना डिग्री का बनता है? 90 डिग्री। ये कौन सा प्रमेय है? थेल्स प्रमेय है। ये थेल्स ही ऐसे आदमी थे, उन्होंने कहा अच्छा ये ना ये पिरामिड है बड़े बड़े, इनकी हाइट कितनी मापी नहीं जा रही, वो तिरछे हैं, एग्जैक्ट ऐसे खड़ी हाइट मापी नहीं जा रही है। उसने कहा मैं बताता हूं तरीका। ऐसा है कि एक व्यक्ति को खड़ा करो, व्यक्ति की हाइट कितनी है? 6 फुट। जब 6 फुट का जो व्यक्ति है तो उसकी छाया भी 6 फुट बड़ी हो, तो उस समय बताओ कोण कितना डिग्री बनता है? 45 बनेगा ना। तो जब व्यक्ति की जितनी हाइट है उसकी छाया भी उतनी हाइट की है, तो उस समय जब पिरामिड जितनी हाइट का है उसकी छाया भी उतने हाइट की होगी। ये उन्होंने विधि दी थी पहले, और सबसे पहले विधि देना तो बड़ी बात थी। तो ये इस प्रकार से थे, गणितज्ञ भी थे, दार्शनिक थे। इन्होंने क्या किया था, थेल्स ने एक कहरवा नामक पदार्थ को लिया। कहरवा नामक पदार्थ को रेशम से रगड़ा, रेशम से रगड़ा तो उसने देखा कि पीछे जो नीचे कोई घास फूस के टुकड़े पड़े थे वो उसकी तरफ आकर्षित हुए। आप किताब में क्या पढ़ते हैं? कागज के टुकड़े आकर्षित हुए, पढ़ते ना। जबकि कागज उस समय तक कागज का आविष्कार ही नहीं हुआ था, क्योंकि ये बात है 2600 ईसा पूर्व। ये ईसा मसीह का जन्म है, और हम इधर चल रहे हैं, कौन सा साल चल रहा है? 2024। हम यहां तक पहुंचे हैं 600 ईसा पूर्व, मतलब 600 बीसी। यह नहीं है 600 ईसा पूर्व, बाद में कौन सा आएगा? 700 आएगा, 500 आएगा? 500, 400, 300, 200, 100, फिर एडी आ गया है ना। ये ईसा पूर्व है, ये ईस्वी है। यहाँ 200 ईसा पूर्व में कागज की खोज हुई थी। तो बताओ जिस समय थेल्स था उस समय कागज था क्या? तो कागज तो था ही नहीं ना। अपनी हिंदी की किताब में लिखा हुआ ही गलत है। यदि यहां पर कागज होता है तो बताओ फिर चाइना ने 200 बीसी पहले कागज की खोज कैसे की? कागज तो हो गया था पहले ही। जबकि आप पढ़ते हैं ना, कागज की खोज कहां हुई थी? चाइना में। कब हुई थी? 200 ईसा पूर्व में, 200 बीसी में। इसलिए कुछ छोटे छोटे टुकड़े उसकी तरफ क्या हुए? आकर्षित हुए। तो कहरवा नामक पदार्थ को रेशम से रगड़ने पर छोटे छोटे टुकड़े उस पदार्थ की तरफ क्या हुए? आकर्षित। उस पदार्थ की तरफ क्या हुआ? आकर्षित। ये जो थेल्स की बात है, ये 600 ईसा पूर्व कह दो या आप कह दो 2600 वर्ष पूर्व है, एक ही बात है भाई। 600 ईसा पूर्व कह दो या 2600 वर्ष पूर्व। ये है जो थेल्स थे,
थेल्स ने सबसे पहले बताया था कैरो नामक पदार्थ को रेशम से रगड़ने पर छोटे छोटे उस कण उस पदार्थ की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित। और आकर्षित होने का कारण क्या है कि इसमें आवेश है, चार्ज है, तभी तो आकर्षित हुए, नहीं तो आकर्षित कोई चीज कैसे होगी। ये सबसे पहले बताया किसने था, थेल्स ने। करो नोट। अब देखो थेल्स ने ये बात बहुत बता के चला गया थेल्सो, उसके बाद किसी ने सोचा ही नहीं थेल्स ने क्या बताया है। उसके 2000 साल तक कोई काम ही नहीं हुआ, उसके मरने के 2000 साल तक। ये तो 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में वापस जागे हैं, कह रहे कुछ बताया था, कुछ करना तो है इसका। 2000 साल तक वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया। गरम लेना। लिख लिया, साथ में लिख लो, बैठ के पीडीएफ लिखोगे, टाइम तुम्हारा ही तो लगेगा। हाँ ये कॉपी कर ले आना, कोई बात नहीं। केरवा एक पदार्थ है। इस पदार्थ के बारे में देखा जाए तो जब किसी पेड़ को काटते हैं तो पेड़ से जो रस टपकता है ना, जिसे बड़ा सा गोंद बनता है, तो उसी को केरवा कहा गया है। लिख लिया। उसके बाद लंबे समय तक कुछ हुआ नहीं। 16वीं शताब्दी में वो आया, रॉबर्ट बॉयल एक वैज्ञानिक था, उसने ऐसे रगड़ा और उसने कहा कि देखो दो छड़ों को लटका यार, कभी तो पास में आ रही, कभी दूर जा रही है। तो उसने, रॉबर्ट बॉयल ने कहा कि इनमें जब दो छड़ों को आपस में लाते हैं तो इनमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो पूछा भाई कब आकर्षण होगा, कब प्रतिकर्षण होगा, क्या वो नहीं पता मुझे, कभी कभार तो पास आती है, कभी कभार दूर जाती है। उसको फाइनल नहीं हुआ ना, वो जब एक दूसरे पदार्थ को रगड़ा, एक छड़ है उसको रगड़ के लटका दिया, दूसरे छड़ को एक और रगड़ के लटका दिया, तो कभी तो वो पास आ रही थी और कभी वो, उसने कहा बीच में कुछ ना कुछ तो है, और वो कुछ ना कुछ पास आ रही दूर जा रही, तो उसे बल ही कहते हैं। लेकिन बल है क्यों, क्या कारण है, ये उसको मालूम नहीं चला। इसलिए रॉबर्ट बॉयल ने जानकारियां तो दी थी बल के बारे में, लेकिन ढंग से बता नहीं पाया। इसके बारे में थोड़े समय बाद आगे चल के ढंग से बताया, उसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि मैं आपको समझाता हूं पूरा मामला आवेश का क्या है। आवेश के प्रकार के बारे में अध्ययन किया। आवेश के प्रकार के बारे में किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये तो नाम आपने सुना होगा, कौन है ये जिस प्रकार अपनी फोटोओं पर गांधी जी का है ना, अपने नोट पर गांधी जी का फोटो है, उसी प्रकार डॉलर पर जो लंबे बालों वाला का फोटो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, ये वही है। तो ये अमेरिका के स्वतंत्रता सेनानी, अमेरिका को आजाद करने में इनकी मुख्य भूमिका थी। तो ये होते हैं आवेश, दो प्रकार के होते हैं। कौन से दो प्रकार होते हैं भाई, दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार इन्होंने कहा, एक है धनावेश और दूसरा है ऋणावेश। अब ये भी क्या करें कि इनको बेसिक जानकारियां जुटाने का शौक था, क्या ना, इनका दिमाग ठीक था, अच्छा खासा चल रहा था दिमाग। तो इन्होंने देखा कि आकाश में बादल टकराते हैं, बिजली कड़कती है, बिजली पेड़ के ऊपर गिरती है, पेड़ जल जाता है। बिजली किसी भवन के ऊपर गिरती है, भवन तहस नहस हो जाता है।
उसने कहा ये है क्या मामला, ये गिर क्यों रही है बिजली, और गिर रही तो इसको नुकसान कैसे हो रहा है, तो इसको समझते हैं। उन्होंने बारिश के समय कैसे करके कोई पतंग उड़ाई, यहाँ तो बारिश रुक गई होगी, या बारिश के बीच में कभी एक बार बारिश हुई, वापस अंतराल होता है और वापस बारिश होती है ना, तो उन्होंने कैसे करके बीच में पतंग उड़ाई, और लंबे प्रयास के बाद में जब आकाश से बिजली गिरी तो पतंग में डोरी की सहायता से उसके हाथ में करंट आया, क्योंकि आकाश से बिजली में तो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज होता है, हाई वोल्टेज से झटका आया, लेकिन वो क्या है कि जो वोल्टेज था कमजोर था थोड़ा सा, और डोरी में भी इतनी नमी ज्यादा थी नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा तो संचरण हुआ नहीं, डोरी वैसे तो कुछ अलग होती, लेकिन नमी के कारण ही आया। हाथ उनका क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन वो बच गए थे जिंदा। तो उनको पता चला कि हाँ इसको ला तो सकता हूं, मतलब नीचे में ले तो आया हूं, रास्ता तो यही है। तो फिर उन्होंने इसके ऊपर काम किया कि नहीं, इसको भवन को बचाने वाला तो काम करें। ये आदमी ऐसे थे, ये एक बार जा रहे थे उसमें सीप में, नौका में, नाव थी, और समुद्र में लहरें ज्यादा उठ रही थी, तो इनके पास केरोसिन पड़ा था। उन्होंने कहा यार नाव डूब जाएगी, भाई केरोसिन है तो बाहर तो ज्यादा है ना, उसने कैसा करते हैं नाव को हल्का कर देते हैं, कम से कम हम तो बचे। तो उन्होंने केरोसिन है जो बाहर छिड़क दिया, तो लहरें शांत हो गई। अब आप पढ़ते हो पृष्ठ तनाव का कारण है, पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए तो करते हैं। यदि मान लो समुद्र की लहरें उड़ती है तो केरोसिन उसके ऊपर छिड़क दोगे तो क्या होगा, पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा और लहरें शांत हो जाएगी। अब ये किसी ने प्रैक्टिकल कैसे किया, ये तो किसी के साथ घटना घटी थी, तो उसने कहा हाँ देखो ठीक हो। फिर उसने कई बार ट्राई किया, अच्छा ये इसके कारण हुआ है, उसने ट्राई किया, हाँ लहरें शांत हो रही, क्योंकि जैसे पृष्ठ तनाव कम होगा तो लहरें बिखर जाएगी, और बिखर जाएगी तो क्या हो जाएगा भाई, शांत हो जाएगी। ये भी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो इन्होंने काफी कुछ इस प्रकार के चीजों के बारे में बताया था, और इन्होंने जब बताया था तो हम यहाँ पर इनके बारे में बताई गई चीज के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं तड़ित चालक। अभी भी हम काम में लेते हैं तड़ित चालक। तड़ित चालक को इंग्लिश में कहते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। क्या कहलाता है, लाइटनिंग अरेस्टर। किसका बना होता है, तांबे का, तांबे से निर्मित होता है, तांबे से निर्मित है। कार्य क्या करता है भाई, आकाशीय बिजली से सुरक्षा, आकाशीय बिजली से सुरक्षा, ठीक है। जो पारेषण लाइन आती है ना, स्टील वाले टावर होते हैं बड़े बड़े, जिसमें पारेषण लाइन होती है, उसमें ऊपर वाला तार क्या होता है, लाइटनिंग अरेस्टर। ऊपर वाला तार क्या कहलाता है, उसमें करंट का प्रवाह नहीं हो रहा, वो सुरक्षा के लिए लगाया गया है कि वायु ऊपर से बादल टकरे, आकाश से बिजली नीचे आई तो ये सीधा तार ही आएगा, और तार के अंदर यदि मान लो आकाश से बिजली गई तो ये तार से विद्युत सप्लाई कहां चली जाएगी, जीएसएस पर, तो कहे तो तहस नहस कर देगी। इसलिए हम ऊपर वाला तार क्या लगाते हैं, आकाशीय बिजली से बचने के लिए तड़ित चालक, उसे कहते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। जैसी आकाशीय बिजली वहां पर गिरेगी, उस ऊपर वाले तार को हम करके अर्थिंग, तो वो जमीन में चली जाती है। तो हम क्या करते हैं, आकाशीय बिजली से उस पूरी पारेषण लाइन को सुरक्षा प्रदान कर देते हैं, क्योंकि पारेषण लाइन होती है 220 केवी की, 33 केवी की, 765 केवी तक होती है, कितना हो ज्यादा वोल्टेज होता है, तो उसकी सुरक्षा करने के लिए हम तड़ित चालक का आविष्कार मतलब उपयोग लेते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर। आपने देखा कि नहीं देखा लाइटनिंग अरेस्टर, नहीं देखा, नहीं देखा तो आपको वहां मिलेगा, जैसे मान लो किसी बिल्डिंग के ऊपर या किसी ट्यूबवेल पर जिन्होंने ये सोलर वाली प्लेटें लगा रखी है, तो सोलर वाली प्लेटों में सब्सिडी आती है, ज्यादातर ने सब्सिडी के चक्कर में ज्यादा लगाई। तो सब्सिडी तो तभी मिलती है जब आपने सोलर प्लेटें पूरी लगा दी, उसके बाद आपको लाइटनिंग अरेस्टर भी लगाना पड़ेगा। गवर्नमेंट कह रहे हैं भाई सब्सिडी तो तभी दें तब तुम इसकी सुरक्षा तो करो, कि यदि आकाश से बिजली इसके ऊपर गिरी तो प्लेट तो खराब हो जाएगी। तो फिर हमने सब्सिडी दी हुई काम की क्या है, तो इसके वहां पर क्या लगानी पड़ती है, लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर ऐसा होता है तांबे का बना हुआ भाग, लोटे सा दिखता है, ऐसे छड़ होती है ऊपर, यहां पर एक तो ऊपर की तरफ होती है डंडी, और 4 अलग अलग दिशाओं में क्या निकलती है भाई, डंडी है।
तो ये पांच पांच दिशा को कवर करती है। एक तो ऊपर होती है, इसमें से जो बना हुआ गोलाकार भाग, एक ऊपर की तरफ छड़ निकली हुई है और चार अलग अलग दिशाओं में छड़ होती है। अब ये कितनी हाइट पर ऊंचा करके लगाए, जैसे मान लो मेरे पास तो थोड़ा सा कि भाग में आकाश ये लगी हुई सोलर प्लेट है या बिल्डिंग है जो एरिया कम ही है, तो मैं ज्यादा ऊंचाई लगाऊंगा नहीं, हिसाब की लगाऊंगा कि आकाश से बिजली यदि इस रेंज में कहीं भी आएगी तो सबसे पहले कहां से जाएगी, कॉपर में, और कॉपर में इसमें आ गई तो यहां से सीधी कहां चली जाएगी, अर्थिंग में, और पूरी बिल्डिंग भी बचाएगी, सोलर प्लेटें भी बचाएगी। यदि मेरे पास एरिया ज्यादा है तो मैं इसकी हाइट क्या कर दूंगा, ज्यादा, कि हम दूर से ही कैच कर लेंगे, इधर उधर जाने नहीं देंगे, तो हाइट उस हिसाब से अपन तय करते हैं। तो आकाश से बिजली से सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तड़ी चालक का। आकाश से बिजली से सुरक्षा को हम और क्या कहते हैं भाई, लाइटनिंग अरेस्टर। किससे बना होता है, तांबे से बना होता है। अब आकाश से बिजली गिरने का कारण क्या है, आकाश से बिजली टकरा के जो बिजली नीचे गिरी उसका कारण क्या है, बादलों का टकराना। बादल कौन से होंगे जो टकराएंगे, जब समरूप प्रकार के भिन्न भिन्न आवेश के बादल होंगे, एक प्लस के होंगे और एक माइनस के होंगे, तब आवेश का क्या होगा, ट्रांसफर, और जिसके कारण क्या उत्पन्न होगी, स्पार्किंग। तो आकाश से बिजली का कारण क्या है गिरने का, समरूप प्रकार के भिन्न भिन्न आवेशित बादलों के टकराने से। आवेशित बादलों के टकराने से क्या होती है, बिजली गिरती है, और बिजली गिरती है तो आकाश से बिजली की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तड़ी चालक का। और ये किसकी बनी होगी, तांबे से। इसमें कितनी दिशा होती है, पांच, एक ऊपर की तरफ, चार साइड में होती है, तांबे का बना होता है, ठीक है। तो इन्होंने बताया था आवेश कितने प्रकार के हमारे पास, दो प्रकार के। तो कहा भाई दो प्रकार के, तो कोई विशेष बात, उसने कहा समान प्रकार के आवेशों में क्या होगा, समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण है और असमान प्रकार के आवेशों में आकर्षण। उसने कहा, रॉबर्ट बॉयल बता के गया था कि कभी पास में आती है कभी दूर जाती है। मैं आपको कारण बताता हूं कि यदि दोनों का आवेश बराबर है, दोनों ही प्लस प्लस है, दोनों ही माइनस माइनस है, तो दूर जाएगी। एक प्लस की है और एक माइनस की है तो दोनों क्या आएगी, पास। ये कारण इन्होंने बताया था। तो समान प्रकार के आवेशों में क्या होगा, प्रतिकर्षण। समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान प्रकार के आवेशों में क्या होता है, आकर्षण। करो नोट। हम आवेश के बारे में बेसिक कंडीशन देखते हैं, बेसिक कंडीशन हमें समझनी है। ऑनलाइन वालों पर भी ध्यान दो, मतलब ध्यान क्या दूं, पढ़ा रहा हूं, पढ़ना ऑनलाइन वालों को तो पढ़ना ही होता है। ध्यान क्या, आपका कोई डाउट है तो पूछो, डाउट है नहीं तो और तो क्या ध्यान दो, ऐसे बतलाता रहूंगा भाई ठीक है लिख लो, देख लो, तुम भी लिख लो। खाना खाया कि नहीं खाया ना। ध्यान क्या है, ध्यान यही होता है ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत, यदि आपका डाउट है तो ऑनलाइन वाले बच्चे अपना कमेंट लिख दीजिए जो डाउट है वो। तो टॉपिक से संबंधित डाउट होगा तो पढ़ाते समय साथ में बीच में ले लिया जाता है ऑटोमेटिक ही।
लिख लिया भाई। तो समान प्रकार के आवेशों में क्या होगा? प्रतिकर्षण, और असमान प्रकार के आवेशों में क्या होगा? आकर्षण। क्लियर? समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। चलो, अब देखो कि आवेशों के बारे में ऐसा है कि आवेश को स्थानांतरण करने का या आवेश उत्पन्न की हमारे पास अलग अलग विधियां होती हैं कि घर्षण के द्वारा आवेश का स्थानांतरण होता है, और चालन के द्वारा आवेश का स्थानांतरण होता है, प्रेरण के द्वारा आवेश का स्थानांतरण होता है। आपने आजकल यदि सोशल मीडिया में कहीं देखा होगा कि एक बंदा बैठा होता है चेयर पे और कंबल ओढ़ता है, फिर उसे कोई कंबल निकालते हैं, फिर वो ऐसे ऐसे हाथ करके चूल्हा जलाता है। आजकल चली नहीं, एक बीच में रील चली थी, ठीक है? तो वो हमारे पास क्या है कि घर्षण के कारण आवेश का एग्जाम्पल है। यदि आप किसी व्यक्ति को चेयर पे बिठाओ और पीछे आप तौलिए से मारो, किसी दूसरे व्यक्ति को क्या किसी हाथ लगा तो हाथ लगाएगा, क्या आएगा? झटका आएगा। तो ये हमारे पास शरीर के अंदर आवेश स्टोरेज हो गए, तो ये स्थैतिक आवेश ही हुआ। अब जो स्थैतिक आवेश इसका केवल प्रभाव होता है, ऐसा नहीं है कि आप उसको बल्ब जला के बल्ब ऑन कर दोगे। केवल क्या होता है? प्रभाव उत्पन्न होता है। तो ये तो प्रभाव है, जैसे दो पत्थर को रगड़ा तो चिंगारी निकली, ये पद प्रभाव उत्पन्न हुआ। ये भी किसके कारण हुआ? घर्षण के कारण। यदि आप बालों में पेन को रगड़ोगे, कागज को पास ले जाओगे, तो कागज इसकी तरफ क्या होगा? आकर्षित। ये भी घर्षण के कारण है। तो ये सब हमारे पास आवेश में घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश के एग्जाम्पल है। और इसके अलावा हम चालन के कारण भी आवेश स्थानांतरण होता है। चालन होता है कि जैसे मान लो मैं कह रहा हूं बल्ब नहीं जल रहा, देखो, तो आप कहेंगे सर बल्ब खराब होगा। नहीं, मैंने कहा बल्ब अभी भी लाके लगाया हूं, क्या है? तो आप कहेंगे वो तार ही टूटा हुआ है। तो तार को जैसे जोड़ा बल्ब ऑन हो गया। यानी कि दो वस्तुओं को संपर्क किया तो आवेश क्या हो गया? ट्रांसफर। जो संपर्क करने पर ट्रांसफर हुआ वो कौन सी विधि कहलाई? चालन विधि। ये भी ठीक है। तीसरा एक और एग्जांपल है प्रेरण। बिना संपर्क के आवेश ट्रांसफर हो गए। जैसे ट्रांसफॉर्मर नाम आपने सुना है। ट्रांसफॉर्मर में दो कोइल होती है, एक होती है प्राथमिक और एक होती है द्वितीयक। दोनों आपस में जुड़ी होती है क्या? नहीं। प्राथमिक कोइल में धारा का प्रवाह करोगे तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। उस चुंबकीय क्षेत्र को कौन टच करेगा? सेकेंडरी चुंबकीय क्षेत्र को। तो आपस में तो टच नहीं हुई, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र कारण सेकेंडरी में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। ट्रांसफॉर्मर यही होता है। जैसे आपके मान लो खेत से हाई वोल्टेज की लाइन गुजर रही है, तो बारिश के समय कहेंगे उसके नीचे मत जाना। क्यों नहीं जाना उसके नीचे? बारिश या नमी के टाइम कि हवाई करंट आ जाएगा। हवाई करंट का मतलब क्या? उस तार में धारा प्रवाह हो रहा है, तो चारों ओर क्या बन रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। और आप इस रेंज में आ गए तो ये हाई वोल्टेज आपको कैच कर लेगा। तो ये जो हमारे पास है कौन सी विधि हुई? प्रेरण। हमने कहा हमने डायरेक्ट तो टच ही नहीं किया कि भले मत टच करो, हम उसे हवाई करंट नाम देते ना। ये प्रेरण विधि तो हुई है जिसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तो उस विधि को कहते हैं प्रेरण। तो आवेश का स्थानांतरण करने की हमारे पास अलग अलग विधियां होती है। एक होता है घर्षण, दूसरा चालन, और तीसरा कौन सा है? प्रेरण। ठीक है। आवेश का स्थानांतरण, पहली विधि है घर्षण द्वारा। जो घर्षण के कारण आवेश का स्थानांतरण हुआ, इसके बारे में किसने बताया सबसे पहले? तो आप कहेंगे थेल्स ने। थेल्स ने कैरो नामक पदार्थ को रेशम से रगड़ा, किसने बताया? थेल्स ने। ठीक है। तो बताओ इसके बारे में हमें जानकारी कहां से मिली है? थेल्स द्वारा। और ये कौन सा प्रभाव है भाई? स्थिर वैद्युतिक प्रभाव। कौन सा प्रभाव है?
स्थिर वैद्युति की। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या कारण बताया। इन्होंने कहा कि कांच की छड़ एक ली और कांच के छड़ को उसने रेशम के कपड़े से रगड़ा, और कांच की छड़ ने बाद में चेक किया तो कांच की छड़ ने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। तो जो कांच की छड़ ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किसने किया? रेशम के कपड़े ने। तो यहां पर आवेश एक से दूसरे में स्थानांतरण हुए कि नहीं हुए? एक ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो दूसरे ने इलेक्ट्रॉन का क्या किया? ग्रहण। तो इसे हम कहते हैं आवेशों का स्थानांतरण। कांच की छड़ को रेशम या सिल्क से रगड़ने पर कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन का क्या करती है? त्याग। ठीक है, अब देखना, कांच के छड़ को रेशम या सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन का क्या करेगी? त्याग करेगी। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो बताओ धनावेश है ऋणावेश है? अरे इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। इलेक्ट्रॉन कौन सा कण होता है? ऋणावेशित। और ऋणावेश को त्याग कर दिया तो क्या बचा? धनावेश। मेरे पास इलेक्ट्रॉन है तो मैं ऋणावेश है, मैंने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, अब क्या हुआ? धनावेश। और मैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करूंगा तो क्या हो जाऊंगा? ऋणावेश। तो ये क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन का त्याग जो करता है वो हमारे पास क्या कहलाएगा? धनावेश। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो हमारे पास क्या कहलाएगा? तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो कहलाएगा ऋणावेश। ठीक है, चलो अब देखो कि इसके अंदर भी हमारे पास धनावेश और ऋणावेश दो प्रकार का भाग हो गए। एक होता है धनावेश और दूसरा क्या होता है? ऋणावेश। अब अलग अलग पदार्थ को अलग अलग से रगड़ने पर इसका रिजल्ट आएगा। पहला यह है, कांच की छड़ को आपने रेशम या सिल्क से रगड़ा तो कांच की छड़ क्या हुई है? धनावेशित। और रेशम या सिल्क क्या हुआ? रेशम या सिल्क हुआ ऋणावेशित। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली की खाल से एबोनाइट की छड़ रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ क्या हो जाएगी? ऋणावेशित। और बिल्ली की खाल क्या हो जाएगी? धनावेशित। ऐसा क्यों होता है? ये पदार्थों के खुद के गुण है। क्यों होता है? पदार्थों के खुद के गुण है। इसी प्रकार आप यदि ऊनी वस्त्र को प्लास्टिक या एबोनाइट की छड़ से रगड़ते हैं तो ये ऊनी वस्त्र तो धनावेश हो जाएगा और प्लास्टिक या एबोनाइट की छड़ क्या हो जाएगी? ऋणावेश। और धनावेश और ऋणावेश होने का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होना। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा वो क्या होगा? धनावेश। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो क्या होगा? ऋणावेश। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ोगे तो कांच की छड़ क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, इसलिए कांच की छड़ क्या होगी? धनावेश। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो क्या हो जाएगा? ऋणावेश। लिखो भाई, घर्षण के द्वारा आवेश का स्थानांतरण। घर्षण का मतलब है बाई फ्रिक्शन। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। आप एग्जाम्पल जैसे बालों में कंघी करने पर कागज के छोटे छोटे टुकड़े कंघे की तरफ आकर्षित होना, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। और किसी व्यक्ति को कुर्सी पर बैठा के पीछे तौलिए से मारोगे, हाथ लगाओगे तो झटका आएगा। आप लंबे समय तक सोफे पर बैठे हो और जैसे आप खड़े होंगे कोई धातु का दरवाजा का टच करेंगे तो एकदम झटका आएगा। और ऐसा मामला सर्दियों में ज्यादा होता है। सर्दियों में आप ऊनी कंबल निकालते ना, चिंगारियां से निकलती है, वो यही है घर्षण के कारण।
सर दो चुंबक के टुकड़े को एक दूसरे नजदीक लाते हैं तो दूर क्यों जाती है? देखो पहली बात तो सवाल अधूरा है, कोई जरूरी नहीं है दूर जाए, पास में भी आ सकती है। यदि आपके समान प्रकार के ध्रुव है तो क्या करेगी? प्रतिकर्षित। और अलग अलग ध्रुव क्या करेगी? आकर्षित। एक उत्तरी ध्रुव है दूसरे का दक्षिणी ध्रुव है तो पास में आएगी, चिपक जाएगी। दोनों उत्तरी उत्तरी लाओगे तो क्या हो जाएगी? दूर। आवेश में भी यही होता है, समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। तो एक आप देखते हैं धनावेश और दूसरे देखते हैं ऋणावेश। लिख लिया भाई? यस। वायरलेस चार्जर होता है तो वायरलेस चार्जर का एक कॉन्सेप्ट है भाई कि पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण तो होता है, लेकिन वो कमजोर मैग्नेटिक फील्ड है। कमजोर मैग्नेटिक फील्ड जैसे मान लो मेरे पास ये मोबाइल, ये वायरलेस चार्जर में काम करता है, ठीक है ना? तो ये कमजोर मैग्नेटिक फील्ड है और इसको मैं उस चार्जर वाले भाग के ऊपर रखूंगा ना तो ही चार्ज करेगा। ऐसा नहीं चार्जर वहां पड़ा ये यहां पड़ा चार्ज करेगा। तो यदि इतना दूर से चार्ज कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था? स्ट्रॉन्ग। और यदि आपके पास चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर ले जाके रखना पड़ रहा है तभी यह काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? कमजोर। तो हमारे पास दो प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, एक कमजोर मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। तो जो पास में ले जाके करोगे तो वो कौन सा होता है? कमजोर। और दूर से यदि हो तो स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? कमजोर। जो वायरलेस चार्जर है, वायरलेस चार्जर का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें क्या है कि कोई टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी नहीं है। इसमें बड़ा मामला यह था कि आपको इसी मोबाइल में वो कोइल को फिट करना है जिससे इसका मोबाइल का वजन भी नहीं बढ़े, ज्यादा ज्यादा आकार भी नहीं बढ़े, और आपको एक बेहतरीन चीज मिल जाए। बाकी चीज तो बहुत पहले बन गई, लेकिन उसको लगाने पर मोबाइल बड़ा बन जाता है, फिर तो काम की नहीं रहा ना, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र तो पहले था। तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा था ताकि उसके आकार को क्या किया जाए? छोटा। जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी का कॉन्सेप्ट कोई आज थोड़ी आया, इलेक्ट्रिक गाड़ी का कॉन्सेप्ट बहुत पहले ही आ गया। इतने दिनों से तो इस चीज में लगे हुए हैं कि बैटरी को जल्दी से चार्ज कैसे करें और बैटरियां सस्ती कैसे बने। मामला गाड़ी का नहीं था, मामला बैटरियों का अटका हुआ है, गाड़ी का तो अटका हुआ ही नहीं। हम बहुत पहले से रेलवे इंजन चला रहे हैं इलेक्ट्रिक। कौन सा? डीजल इंजन नाम सुना आपने रेलवे का? डीजल इंजन डीजल से नहीं चलता। डीजल इंजन डीजल से बैटरियां चार्ज होती है, चलता इलेक्ट्रिकल है। डीजल इंजन डीजल से बैटरियां चार्ज होता है, चलता क्या है? इलेक्ट्रिक है। तो डीजल इंजन जो ज्यादा अभी जो चल रहे हैं वो सारे क्या है? इलेक्ट्रिक। टॉर्क इलेक्ट्रिक देता है उसको। इसी प्रकार पन्नू डूबी है, पन्नू डूबी क्या होती है? बाहर आएगी,
और बाहर आएगी, एक पाइप निकलेगा, जनरेटर चालू करेंगे डीजल से, हमने बैटरियां चार्ज कर दी, फिर हम अंदर चले गए और वो पूरा मैकेनिज्म काम करेगा कि नहीं करेगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल से इंजन तो हमने बहुत पहले ही बना लिया। तो गाड़ियों का इलेक्ट्रिक इंजन बनाना मोटा काम नहीं था, बड़ा काम यह था कैसे ये बैटरियां 15 मिनट में चार्ज हो जाए। क्यों, फिर पता चले बैटरी डिस्चार्ज होगी, भाई आपको 12 घंटे रुकना पड़ेगा, बैटरी चार्ज होगी, तो ये भी तो ठीक नहीं था। और कैसे बैटरियों की कॉस्ट घटे और ये वोल्टेज ज्यादा प्रदान कर जाए। हमारा टाइम पूरा इसमें लगा है, सबसे ज्यादा टाइम अभी भी इसी में लग रहा है। अब बताओ इलेक्ट्रिक गाड़ियां सक्सेसफुल नहीं हो रही है, इंडिया में नहीं हो रही, कहीं नहीं हो रही है, कारण क्या है? इलेक्ट्रिक गाड़ियां सक्सेस कहां हो रही है? इलेक्ट्रिक में ज्यादा से ज्यादा चली तो स्कूटी चली है, कारें तो चल नहीं पा रही है, क्यों नहीं हो रही है? इसका मेन प्रमुख कारण है बैटरी और चार्जिंग कॉन्सेप्ट। अब फास्ट चार्जर तो आ गए, बैटरी भी आ गई। अब यदि मान लो फास्ट चार्जर से बैटरी को लगातार चार्ज करते हैं तो बैटरी की लाइफ है जो 5 साल की वारंटी है, 5 साल के बाद में इतना बड़ा बैटरी का सेट रखवाना पड़ता है जितना इंजन का खर्चा आता है। तो एक तो वो मामला, इसलिए यहां गाड़ियां चल रही है वो चल रही है हाइब्रिड वाली। इलेक्ट्रिक केवल इलेक्ट्रिक वाली लोगों को ले नहीं रहे, हाइब्रिड ले रहे हैं, पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रिक। कि गाड़ी चालू कैसे होगी? पेट्रोल से। चलना शुरू कैसे करेगी? पेट्रोल से। थोड़ी देर बाद जब 70-80 की स्पीड आ जाएगी, रोड सही है तो किससे चलेगा? इलेक्ट्रिक से। और आपने 120 की स्पीड पकड़ा दी तो वो पेट्रोल उठाएगी। अब यहां हो रहा कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्या हो रहा है? यदि रास्ते में खड्डे हैं तभी तो आप 60-70 की स्पीड चला रहे हो, खड्डे हैं तो उठा पेट्रोल रहा है। और रास्ता एकदम सही है, शानदार रोड बनी है, फिर आप 70 से चल नहीं रहे हो, फिर आप 120 से ले जा रहे हो, तो भी वो पेट्रोल उठा रही है। इलेक्ट्रिक से कब उठाए? जब आप 70-80 की स्पीड से गाड़ी चलाए, रोड एकदम सही हो, तब वो इलेक्ट्रिक से चले। अब ऐसी कंडीशन इंडियन के मार्केट में अभी पूरी बैठ नहीं रही है, इसलिए ज्यादातर सक्सेस हुई नहीं। और स्कूटी चल जाती है, स्कूटी ठीक है, 40-50 की स्पीड से चल लेती है, बस ठीक है, कितना जाना होता है दूर। तो स्कूटी तो फिर भी सक्सेस हुई है, काफी ज्यादा लोगों ने ली है, और वो भी गाँव में ही बहुत ज्यादा हो गई, शहरों की तुलना में गाँव में ज्यादा है इलेक्ट्रिक वाली। क्योंकि गाँव में कहते हैं बिजली का कौन सा बिल ज्यादा भरना है, कई गाँव में भरना भी तो नहीं है, तो इसलिए वो ज्यादा माथा फोड़ी है। नहीं तो गाँव में इलेक्ट्रिक स्कूटी ज्यादा बिकी है शहर की तुलना में भी। कारण है, तो कारण यही था, कारण बैटरी का ही है मेन मोटा मामला। और अब जो नया कौन सा है बैटरी, हाँ हाँ बैटरी रिक्शा, तो बैटरी रिक्शा देखो स्पीड कितनी होती है? 20-30 की तो होती है, 20 ही नहीं चलता, वो स्पीड हो ही नहीं सकती ना। इलेक्ट्रिक यदि आप बैटरी कम लगाओगे तो उसमें स्पीड नहीं आएगी। अब वो आप देखो इलेक्ट्रिक जो रिक्शा देखते हो ना इलेक्ट्रिक वाला, उसमें वो पूरा ढांचा जो बना हुआ 10-15 हजार का है, वो आती लाख रुपए में, वो टोटल खर्चा बैटरियों का है, उसमें पूरा खर्चा ही बैटरियों का, और कोई खर्चा ही तो नहीं है। तो मामला ये है। और इलेक्ट्रिक रिक्शा ज्यादा इसलिए चला, एक इन रिक्शाओं की तुलना में वो आता आधे पैसों में है, दूसरा उसका आकार थोड़ा छोटा कॉम्फर्टेबल है, तो भीतरी शहर में बहुत ज्यादा इजी होता है, भीतरी शहर में वो आराम से कहीं भी ले जा सकते हैं, और ज्यादा स्पीड से चलाना होता भी नहीं है। और उनको लंबी दूरी पे ले जाना होता है तो वो ई रिक्शा इलेक्ट्रिक वाला ज्यादा काम ही नहीं करता। ये तो केवल छोटी दूरी और छोटी गलियों दोनों के लिए बना हुआ है। आपने कभी देखा बड़ी रोड पे चलते हुए इस रिक्शा? नहीं चलेगा, वो नहीं, वो आपको छोटी गलियों में मिलेंगे क्योंकि वो वहीं के लिए बने हुए हैं। तो ये मामला है। और दूसरा है कि ई रिक्शा वाले जितने भी है ना चलाते हैं, वो ज्यादातर है जो या तो रिक्शा डाउन पेमेंट्स उठाते हैं या किसी और का रिक्शा चलाते हैं। इसमें 50 से 60% चांस ये है। ई रिक्शा ये लाख रुपए में आता है ना, इसमें 10-15 हजार रुपए आपने दिए, आपको रिक्शा दे दिया। अब रिक्शा के मालिक सीधे आप बन गए 10-15 हजार रुपए में, और उसमें किस्त बड़ी आती नहीं, किस्त आती छोटी, तो इसलिए वो थोड़ा मैनेज इजी होता है। और वो रिक्शा जो थोड़ा सा मैनेज क्या होता है, मुश्किल होता है। तो कारण भी तो ये रहता है। और इसमें कोई ज्यादा न तो सीट बड़ी न सीट ज्यादा गद्देदार, छोटी सी सीट है, इतनी 2 जने बैठे, पता नहीं कैसे बैठना पड़ता है, मुश्किल होता है ना।
और वो पीछे भी सारा लेने के लिए भी तो गद्देदार सीट नहीं होती, वो लोहे की रहती है, नीचे नीचे वाली सीट होती है। बाकी रिक्शा में ऊपर नीचे बहुत सारा मामला लगता है, तो इसलिए वो सस्ता पड़ जाता है, कारण यही है। लिख लिया। अभी हाइड्रोजन पर काम चल रहा है, तो देखो घर्षण के बाद में कौन सा है दूसरा, चालन द्वारा। चालन द्वारा जो हुआ है वो कौन सा भाई, वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने बताया था, वोल्टा ने। और वोल्टा ने कौन सा बताया था, गतिक विद्युत के बारे में। इसने बताया था कि धारा का प्रवाह होगा। तो वोल्टा था कौन, जिसने पहले सबसे पहले वोल्टेज सेल बनाया। सेल बनाया तो रासायनिक क्रिया को किसमें बदला है, विद्युत ऊर्जा में, तो यही था वोल्टा। तो इन्होंने सबसे पहले चालन द्वारा बात बताई। चालन द्वारा का मतलब है दो वस्तुओं को संपर्कित करने पर, टच करूंगा तो एक से आवेश दूसरे में क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। तो संपर्कित करने पर ट्रांसफर होंगे, वो कौन सी विधि द्वारा होगी, चालन विधि द्वारा। एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ संपर्क करने पर आवेश का स्थानांतरण, ये हमारे पास किस विधि द्वारा हुए भाई, तो आप कहेंगे ये हमारे पास चालन विधि द्वारा होता है। कौन सी विधि द्वारा होता है, चालन। ठीक है। चालन के बाद में अगला अपना क्या आएगा, तो आप कहेंगे चालन के बाद में अपना आएगा प्रेरण। लेकिन चालन के एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लो बल्ब है, हीटर है। अब दो वस्तु आपस में जुड़ी हुई रहेगी तभी तो चलेगा। यदि तार आपस में खुल गया तो क्या हीटर चलेगा, बल्ब जलेगा नहीं। तो ये कौन सा एग्जाम्पल आता है, चालन के। और तीसरा होता है प्रेरण द्वारा। प्रेरण का सबसे पहली बात जो बताई थी वो तो किसने बताई थी, ओरेस्टेड ने। लेकिन इसके बारे में ढंग से व्याख्या प्रेरण की किसने की है, फैराडे ने। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसका मतलब है दो वस्तुओं को बिना संपर्क किए आवेशों का स्थानांतरण, दो वस्तुओं को बिना संपर्क किए आवेशों का स्थानांतरण। दो वस्तुओं बिना संपर्क के आवेशों के स्थानांतरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसमें होता है, मोटर में और ट्रांसफॉर्मर में। ट्रांसफॉर्मर में, मोटर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण तो गति हो रही है। तो ये हमारे पास आवेश का स्थानांतरण हो रहा है बिना संपर्क किए। संपर्क किए हो रहा है तो वो कौन सी विधि है, चालन विधि। और दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर हो रहा है, घर्षण के कारण होता है, वो है घर्षण विधि। तो ये आवेश का स्थानांतरण के बारे में है। आवेश के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, थेल्स ने। और थेल्स ने 600 ईसा पूर्व बताया था। ज्यादातर परीक्षा में थेल्स का तो सवाल आता नहीं है। थेल्स का सवाल अभी तक एक परीक्षा में पूछा है, और वो है 2023 में दिल्ली में एक होता है DSSB एग्जाम, उन्होंने पूछा था, 2-3 कथन देके पूछा था। बाकी थेल्स के बारे में सवाल सबसे कम इसलिए पूछा जाता है क्योंकि एविडेंस नहीं है, कोई बातें कह के गया था। अब ये ज्यादातर क्या होता है कि आप है ना फिलोसफी की किताबें पढ़ते हैं, दार्शनिक, उसमें थेल्स का बड़ी भूमिका है क्योंकि ये बड़ा दार्शनिक था। वहां पर ऐसी ऐसी बातों का जिक्र होता है, तो वहां से ये बातें निकाल कर हम लेके आए हैं, बातें वहीं से आती है। तो सबसे पहले विद्युत के बारे में सबसे पहले व्याख्या किसके बारे में मानी जाती है, थेल्स के द्वारा। और जबकि थेल्स ने कोई चीज बताई थी आवेश के बारे में, उसके बाद 2000 साल तक किसी ने बात ही नहीं की, 2000 साल तक। आप सोचो, तो इसका मतलब उस बात का कोई मतलब था क्या पहले वाली का, तो कोई मतलब ही नहीं था। तो ये मामला है थेल्स का। जबकि बाकी अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग टाइम अपने
सब अलग अलग स्टोरी है जो बता के गए थे। किसी की बातें सही साबित हुई, किसी की गलत साबित हुई। अरस्तु बहुत चीजें बता के गए था। अरस्तु के बारे में काफी पढ़ते हो, अरस्तु के बारे में सब पढ़ते हैं। दार्शनिक भी अरस्तु था और दार्शनिक ही था। उसने बताया था ऐसे ऐसे भर्तु ऐसे चक्कर लगा रही, वो ऐसे लगा रहा। ये तो बाद में गैलीलियो वगैरह आए, उन्होंने कहा अरस्तु ये भी खोटा बता के गया, ये भी खोटा बता के गया, तो वे इसका खंडन करते रहे। खंडन करने वाले को प्रमाण देना पड़ता है। जब पहले किसी को कुछ भी मालूम नहीं तो जो कह दिया वो सही है, किसी को नहीं पता। जैसे मान लो कि सबसे पहले पता कैसे हो, मैंने कहा ना, इन्होंने जो ये थे ना, इन्होंने कहा शरीर एक तत्व से मिलकर बना हुआ है, पानी। आज एक तत्व थोड़ी है, आज शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5। तो इनको केवल उतना ही पता था। हम इनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, फिर थोड़े समय बाद कहा कि नहीं नहीं भाई केवल पानी नहीं है, पानी और धरती 2 है। फिर किसी आया कि तीसरा और है जो है आग, इसका भी भूमिका है। चौथा बाद में और आया है हवा। ऐसे आगे बढ़ते गए हम। इनकी बातें पूरी सही नहीं है। इनकी बातें हैं कि उस समय के हिसाब से जिसको कोई जानकारी नहीं थी, उस समय के हिसाब से वो अपना ज्ञान देते थे। और वो ज्ञान है, जब तक लोगों को उसके बारे में खंडन पता नहीं होगा तब तक ज्ञान माना जाएगा। दार्शनिक तो यही होता है ना। दार्शनिक उसे कहते हैं जो अपने तर्क से आपको संतुष्ट कर दे, उसे दार्शनिक कहा गया है। जैसे ओशो क्या है? रजनीश ओशो क्या है? दार्शनिक है। रजनीश ओशो भगवान श्री राम के बारे में मानता ही नहीं था। वो कहता है श्री राम छल्ली है, कपटी है ना। वीडियो पढ़ा, ऑडियो पढ़ा। वो कहता है कि अच्छा, वो अपने तर्क से सब चीजों को संतुष्ट करता है, इसीलिए लोग ओशो को फॉलो करते हैं, जबकि ओशो की बातों को पूर्णतः थोड़ी मान रहे। लेकिन कहते हैं यार ओशो बात ठीक कहता है, ओशो के तर्क मजबूत है। ओशो कहता है कि भगवान श्री राम ने सबरी के झूठे बेर खाए, कोई और सबरी बूढ़ी थी, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी बूढ़ी औरत के झूठे बेर होते हैं, वो कोई खाएगा ही क्यों? झूठे बेर तभी खाएगा जब वो प्यार में पड़ेगा। ये ओशो का कहना है। ओशो का कहना है कि सबरी जवान लड़की थी, सुंदर थी, और उसके झूठे बेर उसने प्यार में पड़ के खाए थे। ये ओशो ने बहुत सारी चीजों का तर्क देता है। ये रियलिटी है, ये मेरा तर्क नहीं है। पहली बात तो ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, मेरा नहीं है, ये ओशो के तर्क है। आप जाके यूट्यूब पे कर लो, उसका वीडियो मिलेगा, ऑडियो मिलेगा। और अपने भारत में तो जो लास्ट में दार्शनिक है उसमें सबसे बड़ा ही तो रजनीश ओशो है। नहीं, सही तो ऐसा है कि कुछ लोग मानते, कुछ नहीं मानते, लेकिन उनका तर्क मजबूत होता है। दार्शनिक उसे कहा जाता है उस समय की जो जनसंख्या है उनको अपने तर्क से संतुष्ट करता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाओगे, कोई उससे भी अच्छा तर्क देगा, तो हमने कहा नहीं, तेरी बात में देता दम नहीं, इस बात में दम है, हम उस बात को मानेंगे। तो उसने उस बात को खंडन किया तो तर्क तो ढंग के लाया होगा। और जैसे जैसे तर्क के बारे में आगे जाओगे तो साइंटिफिक होते जाओगे। और इसी हिसाब से साइंस अंदर आ गई है। सबसे पहले ऐसा नहीं है ना, मैं बताऊं गैलीलियो ने क्या कहा था। गैलीलियो ने यह कहा था कि पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही। किसने कहा? गैलीलियो। तो गैलीलियो ने क्या सबसे पहले कहा? नहीं, सबसे पहले कहा था कोपरनिक्स ने। एक कहानी सुनाता हूं, आप ध्यान से देखोगे तर्क के बारे में। सबसे पहले किसने कहा था? कोपरनिक्स ने। कोपरनिक्स ने कहा था, लेकिन कोपरनिक्स को लोग ज्यादा फॉलो नहीं करते थे, इसलिए कहा तो कहा है, वैसे बकवास करता रहता है, उस बात को टाल दी। लेकिन गैलीलियो उस समय इतना प्रभावशाली वैज्ञानिक था, उसकी बातें रिसर्च पेपर छपते थे, तो जो इंटेलेक्चुअल लोग थे वो पढ़ते थे यार गैलीलियो ने क्या ही ढूंढ के लाया, खोज करके लाया। उसी समय क्या गैलीलियो एक कॉलेज में पढ़ाता था, प्रोफेसर थे। तो उस कॉलेज के कुछ स्टूडेंट किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार में गए थे, और वो सेमिनार था कोपरनिक्स की थ्योरी पर। तो जब वो वापस आए तो उसने गैलीलियो ने पूछा, भाई तुम क्या सीख के आए हो, कोपरनिक्स की थ्योरी क्या कहती है? तो 17 जने गए थे, शायद 16 या 17 जने गए थे, उनमें लगभग सभी बच्चों ने कहा नहीं सर कोपरनिक्स की थ्योरी बेकार है। अपने तो बाइबिल में, मतलब ईसाई की बाइबिल ही होती है, हाँ, उन्होंने कहा अपने बाइबिल में लिखा हुआ है, होलीपैथिक जो होता है भाई, बुक्स होती है जो ईश्वर को मानने वाली, इसमें अपने लिखा हुआ है कि पृथ्वी है बीच में और सूरज चारों ओर चक्कर लगा, वही सही है। कोपरनिक्स तो झूठी बातें कह के गया। लेकिन उनमें से एक बच्चा था जिसने कहा कि नहीं सर, मैंने भी उस सेमिनार को बड़े ध्यान से सुना है, कोपरनिक्स की बातों में दम था। तो गैलीलियो ने कहा बहुत बढ़िया बात है भाई। अब गैलीलियो चाहे तो हंस के बात को टाल भी सकता था,
लेकिन गैलीलियो को फिजिक्स का कीड़ा था। उसने कहा यार सारे बातें खंडन करे, लेकिन ये एक बच्चा कह रहा नहीं उस बात में दम था, तो कुछ ना कुछ तो हो गई। वो लेके आया पूरी कोपरनिक्स की रिसर्च और पढ़ने बैठ गया, और कोपरनिक्स के बारे में बहुत पढ़ा। बहुत पढ़ने के बाद उसको लगा कि भाई कोपरनिक्स सही क्या कह, तो उसने अपना बयान जारी कर दिया कि पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही। तो रोम कैथोलिक वहां के थे जो चर्च में रहते पादरी, उन्होंने कहा कि तुम ईश्वर की निंदा कर रहे हो, जब ईश्वर की बुक में लिखा पड़ा है कि सबसे केंद्र में कौन है, पृथ्वी, चारों ओर चक्कर लगा सूरज, तुम गलत क्यों कहते हो सूरज बीच में पृथ्वी चक्कर लगा रही है। उसने कहा है ऐसे। तो कहा कि हम देखो वहां से एक पादरी है, उसको समझाना कि देख अपन कर लेते हैं डील। डील यही है कि तू ऐसी लोगों को कह मत, क्योंकि तेरी बातें लोग मानते हैं। लोग कहते हैं तू कह रहा है तो कुछ तो बात ढंग की होगी, ऐसे तो तुक्के तो मारता है नहीं, और तू कहेगा तो लोग इसके बारे में सोचेंगे। अपन ये कॉम्प्रोमाइज, हम तुझे सजा नहीं कर रहे, नहीं तो हम चाहें तो अभी तुझे जेल में भी डाल सकते हैं, लेकिन तुझे जेल में डालेंगे तो लोग ये सोचेंगे इसको जेल में क्यों डाला। तो लोग कहेंगे भाई ये कहा तो कब बात में तो दम होगा, तो चर्चा होगी कि नहीं होगी। हम तुझे जेल में नहीं डाल रहे, तू इसके बारे में किसी से बात ही मत कर। तो गैलीलियो ने कहा ठीक है भाई, ये अपने मामले डील हो गई। डील यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब उस पादरियों में वो जो एक कोई पादरी रिटायर हो गया था, उसकी जगह एक नया पादरी बना था, ठीक है। पोप या पादरी जो भी है, भाई इसके बारे में उसने जानता नहीं, लेकिन पोप या पादरी जो भी है, उसे एक नया पोप आया था। तो वो क्या जो नया बना ना, वो गैलीलियो का फैन था। वो गैलीलियो को बुलाया कि यार तुमने जो लाइन लिखी थी ना वो कि सूरज बीच में पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगा रही, उस बात में थोड़ी सी और प्रकाश डालो। अब तुझे सजा वजह कोई नहीं सुनाएगा, मैं इधर में ही हूं हेड, उस बात में मुझे दम लगा है। तो गैलीलियो ने कहा ठीक है। गैलीलियो ने उसके बारे में रिसर्च करके एक किताब छाप दी। किताब क्या छापी, दो व्यक्ति आपस में संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। उसमें एक कह रहा है कि पृथ्वी बीच में है, दूसरा कह रहा है सूरज बीच में। दोनों एक दूसरे में क्या दे रहे हैं, तर्क, और तर्क देती हुई पूरी किताब है। लेकिन उसने जो बंदा कह रहा ना कि पृथ्वी बीच में है, उसको उसने उस भाषा में कुछ और नाम रखा था जिसका हिंदी में अर्थ होता अनाड़ी। हिंदी में अर्थ होता अनाड़ी। जब पोप ने किताब पढ़ी तो पोप को लगा ये अनाड़ी मुझे ही बोला गया है। तो पोप का दिमाग खिसक गया। उसने गैलीलियो को बुलाया और गैलीलियो को सजा सुना दी। गैलीलियो को आजीवन कारावास की सजा दी गई इस निंदा के कानून में। ईश्वर की निंदा की, जब ईश्वर की किताब में लिखा हुआ है पृथ्वी बीच में सूरज चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो तुम गलत कह रहे हो, सूरज बीच में पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये बात गलत कह रहे हो, ये ईश्वर का अपमान हो रहा है। तो इस निंदा का कानून लग गया और इस निंदा कानून में उसको सजा सुना दी। उसकी कोई बात सुनी नहीं गई। तो फिर कहा भाई ये 69 ईयर का था तब सजा सुनाई गई थी। उसने कहा यार ये तो क्या है कि बुजुर्ग आदमी है, आजीवन कारावास भी सुना दिया, थोड़ी सी रेम कर देते हैं। रेम क्या की, तू तेरे घर में रहे, चारों ओर हम 3 फौजी लगा देते हैं, 4 सैनिक लगा दिया, तू नजरबंद है। नजरबंद का मतलब तू किसी से मिल नहीं सकता, किसी से बात नहीं कर सकता। किसी से मिलना होगा, बात करना होगा, बाहर हमने एक झोंपड़ी बनाई है खुली, यहां पर बैठ के बातें करो, बातें हम सुनेंगे तुम क्या बात कर रहे हो, उससे कहते हैं नजरबंद। बाकी आप रहो अपने घर में, खाना बनाओ, खाओ, घूमो, पार्क में घूमो, और जो भी आप जगह, इससे बाउंड्री से बाहर नहीं जाना, उसे नजरबंद कहते हैं। तो उसको नजरबंद कर दिया गया और उसके बाद उसकी नजरबंद में उसकी मौत हुई। उसकी मौत के 300 साल बाद 1992 में 1992 में उन ईसाई में चर्च समूह, मतलब ईसाई जो चर्च समूह है ना, उस जो पर्टिकुलर चर्च के समूह जिन्होंने पोप या पादरी थे, उन्होंने सजा सुनाई थी। 300 साल बाद उन्होंने गैलीलियो से सामूहिक माफी मांगी थी कि भाई साहब आप सही थे, हम गलत थे। तो ऐसा है कि ये मामला किसका था, तर्क का ही था, और ये बातें सब तर्क से ही चल रही थी। उसने कहा कि ईश्वर की किताब में गलत लिखा गया। गैलीलियो ने कहा तुम सही कर दो, मैं बता रहा हूं वो कर दो। ये माने नहीं। किसका, इस कहानी का 1992 में माफी मांगी ना। माफी किस चीज की मांगी उन्होंने? अच्छा मैं कौन सी कह रहा हूं माफी 2000 साल पहले मांगी, 1992 में माफी मांगी, मेरा पैदा होने के बाद माफी मांगी। तो उन्होंने कोई तो गड़बड़ उनसे हुई होगी तो माफी मांगी। मैंने कहा माफी मांगी तो पूछा भाई माफी किस चीज की मांग रहे हो कि हमसे ये गड़बड़ी हुई है, और पता तो चल ही रहा ना, क्योंकि गैलीलियो हो, अरस्तु हो, न्यूटन्स हो,
और आइंस्टीन हो, वो सारे रिसर्च पेपर लिख के गए। आपको क्या लगता हवा में तीर ठोके गए? मैंने आपको क्या था, उसमें भी उन्होंने एक बुक लिखी है जिसमें दो कैरेक्टर है और दोनों कैरेक्टर में आपस में वार्तालाप करते हुए किताब लिखी है। तो किताब तो मौजूद है ना, वो प्रतिलिपि तो मौजूद है। ऐसे पता क्यों नहीं चलेगा? मैं क्या यार इधर तीर मारने बैठा हूं? मैं तो आपको बताऊं कि थेल्स ने यह कहा था कि सब चीजों का जो रिसर्च मतलब बिंदु है वो है पानी। आपकी कहीं किताब में है नहीं। मैंने किस किताब में पढ़ा वो मैं बता दूं किताब का नाम। उस किताब का नाम है सोफियंस वर्ल्ड। मैं फिलोसफी की किताबें कुछ पढ़ता हूं, तो मैं उस सोफियंस वर्ल्ड किताब को पढ़ रहा था। उसके 6ठे या 7वें पेज में ही आ जाएगा थेल्स नाम, और थेल्स मिलेट्स का रहने वाला है। और आप किताब ले लो, सोफियंस वर्ल्ड है। आप नहीं लो तो दुकान पे जाओ, सोफियंस वर्ल्ड 6ठे 7वें पेज पे जाना, ये मिल ही जाएगा। थेल्स आ जाएगा, मिलेट्स का रहने वाला, उसके बारे में पूरा पैराग्राफ लिखा पड़ा है। चीजें है ना सारी, आवाम थोड़ी है कोई। हाँ है प्रेरक के बारे में मात्रा। हाँ प्रेरक है, प्रेरण क्या, प्रेरण द्वारा कर दो, चलो कोई भी ठीक। हाँ रहने दो, अपन हिंदी के बारे में इतना है भी नहीं। मैं कभी भी गारंटी नहीं लेता, हिंदी की मात्रा का कभी ली भी नहीं है। एबोनाइट एक पदार्थ है जिससे बैटरी का खोल भी बनता है, कठोर रबर की तरह होता है, बैटरी का खोल भी बनता है, वो भी एबोनाइट है। हिंदी के बारे में इसलिए मैं नहीं लेता हूं, मैं एक्चुअल में खुद इंग्लिश मीडियम से हूं, वो तो धीरे धीरे मैं हिंदी पढ़ी, तो इसलिए मैं हिंदी के बारे में तो कभी कोई लिखूं, गलत लिखूं, सही लिखूं, जो भी लिख दिया। टेक्निकल सही है, जनरल सब्जेक्ट हिंदी रहा है, ऐसे तो हिंदी ठीक ही लिख रहा हूं, इतनी खोटी थोड़ी लिख रहा हूं लेकिन हिंदी में मात्रा के ऊपर नीचे हो जाता है। मात्रा इसलिए है कि जिसकी भी टेक्निकली अच्छा है तो वो सामान्यतः ज्यादातर इंग्लिश से है, और फिर क्या है कि लंबे समय तक आप इंग्लिश में रहो तो हिंदी में आप आ तो गए हो, लेकिन मात्रा तो ऊपर नीचे रहती है, वो रह जाती है कई बार। प्रोनाउंसिएशन का फर्क है ना, इस कारण है। ऐसा है कि मैं हूं भी तो उधर गई, तो वो ऐसा है, चलता है वो तो, जो ये खेल प्रोनाउंसिएशन का तो है, प्रोनाउंसिएशन का तो है ना भाई, ये सब प्रोनाउंसिएशन उच्चारण का खेल है। ठीक है भाई।